Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. 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 Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. कैसे हो आप लोग? बढ़िया अच्छे मैम। हैं, मैम। चलो जी, वेरी गुड। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। अच्छी चल रही है, मैम। सही चल रही है। ईमानदारी से कौन कौन नहीं पढ़ रहा? पढ़ने वाले ज्यादा होंगे। कौन कौन नहीं पढ़ रहा ईमानदारी से? सारे पढ़ रहे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस सूरज। Yes, Yes, ma'am. आप पढ़ नहीं रहे सूरज, या फिर आपने किसी और बात के लिए हैंड रेज किया था? बताओ। सूरज, गरिमा जिंदल, आप Yes, अपना ma'am. वीडियो ऑन करो। Okay, ma'am. और म्यूट भी। म्यूट भी हटाओ। गरिमा, म्यूट हटाना है और वीडियो ऑफ ऑन करना है। Yes, ma'am. 1 मिनट में करती हूँ। ठीक है, चलो जी, सभी बच्चे ऐड हो चुके हैं। ओके, करीना जांगड़ा, अपना वीडियो ऑन करो और म्यूट हटाओ। करीना, वीडियो ऑन करना है करीना। चलो जी, नेटवर्क इशू है क्या? ओके, तो अगर नेटवर्क इशू है तो आप मैसेज कर सकते हो करीना। चलो, अच्छा, कल वाला लेक्चर समझ में आया सबको जो कल हमने किया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो जी, उसमें कोई डाउट नहीं है तो चलें आगे कंटिन्यू करें। Yes, मैम एक बार गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज बता दो दोबारा से। ठीक है, गिल्ट सिक्योरिटीज बता रहे हैं, बात नहीं, हम कर लेंगे उसके लिए काम। चलो जी, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने कल पढ़ा था सबसे पहले कि हमारे पास दो तरह के इंस्टीट्यूशन है। ये समझ में आया था कि दो तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं हमारे पास, नॉन फंडिंग और फंडिंग। यस ये क्लियर था? Yes, ma'am. चलो जी, उसके बाद Yes, आरबीआई कब कब बना, आरबीआई की मेजर डेट कौन कौन सी थी, ये समझ में आया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
के बाद नेक्स्ट था हमारे पास रोल ऑफ आरबीआई, ये समझ में आया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद जो नेक्स्ट था हमारे पास आरबीआई का प्रीएम्बल, ये क्लियर था? बोला करो। Yes. चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट था हमारे पास आरबीआई के कुछ रोल्स जो हमें डिटेल में करने थे। उसमें फर्स्ट रोल था हमारा इश्यू ऑफ करेंसी, ये क्लियर था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बैंकर्स Yes, टू द ma'am. गवर्नमेंट, इसमें गिल्टेड Yes, ma'am. Ma'am, इसका सिक्योरिटीज first point. फर्स्ट पॉइंट, इट ट्रांजैक्शन ऑल द जनरल बैंकिंग बिजनेस। Yes, ma'am. ये तो नॉर्मल, जैसे कि हम अपना काम किससे करवाते हैं? अपने नॉर्मल बैंक से। जैसे मेरा पीएनबी में अगर अकाउंट है तो मैं पीएनबी से करवाऊंगी, या एसबीआई से करवाऊंगी, एचडीएफसी से कराऊंगी। ऐसे ही जो हमारा गवर्नमेंट है ना, वो सीधा क्या कहता है, आरबीआई तो मेरा ही है, मेरा जितना भी काम है बैंकिंग बिजनेस है वो सारा का सारा कौन करेगा? आरबीआई करेगा। एक ही अथॉरिटी है, गवर्नमेंट का ही इंस्टीट्यूशन है सारा, तो गवर्नमेंट अपना सारा काम आरबीआई के थ्रू डायरेक्ट करवाएगा। तो जितने भी जनरल बैंकिंग बिजनेस है, यानी कि अपना पैसा अगर उसको सिक्योर करके रखना है या जमा कराना है बैंक में, आरबीआई के पास जमा करा देगा। अपने अकाउंट से ऑनलाइन पेमेंट करना है, आरबीआई के बिहाफ पे, आरबीआई उनके बिहाफ पर पेमेंट कर देगा। तो यानी कि अपनी जनरल बिजनेस, यानी कि मनी डिपॉजिट करवाना है, लोन लेना है, रिपेमेंट करना है, पेमेंट करना है, ये सारे काम कौन करेगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे? ये आरबीआई करेगा। बस इतना सही है फर्स्ट पॉइंट में, ज्यादा कुछ नहीं है। Okay, ma'am. ठीक है, इसमें पांचवा पॉइंट क्लियर है? लास्ट वाला बताना। ये वाला, आरबीआई ऑल्सो एक्ट एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। Yes, ma'am. गवर्नमेंट है ना तरह तरह की पॉलिसीज निकालती है, तरह तरह की पॉलिसीज निकालती है आम जनता के लिए। उसके अंदर कुछ बजट्स, जैसे हमारा बजट आता है हर साल फरवरी के अंदर, वो बजट के अंदर भी कुछ फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज होते हैं, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जो घटते बढ़ते रहते हैं। उनको कौन डिसाइड करेगा? उनको डिसाइड करने का हक आरबीआई को है। यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो मार्केट में गए और जिसका इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ सकता है या अच्छा असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन आ सकता है, डिफ्लेशन आ सकता है, जितने भी पॉइंट्स होंगे जो किससे रिलेट करेंगे? आपके इकोनॉमी से रिलेट करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ नई स्कीम लॉन्च करनी है फाइनेंस को लेके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कुछ नया स्कीम लॉन्च करना है, या फिर कुछ भी इंटरनेशनल मार्केट में फाइनेंस से रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ये सारे काम करने से पहले आपको आरबीआई के पास जाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट तरह तरह की जो स्कीम्स लगा के आती हैं या तरह तरह की ट्रीटीज बनाती हैं फॉरेनर्स के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ, उसके अंदर कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन भी जुड़ा होता है। तो उन पॉलिसीज के लिए भी इसको आरबीआई की अप्रूवल चाहिएगी, आरबीआई से इसको कंसल्ट करना पड़ेगा। आरबीआई एक मेजर स्पेस लेता है गवर्नमेंट के अंदर। तो जितने भी ये काम होंगे ना जो इकोनॉमिक इश्यूज से हमारे जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर आरबीआई की एडवाइस लगेगी, गवर्नमेंट को आरबीआई से एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो आरबीआई एडवाइस भी करता है क्योंकि आरबीआई जो है उसको ज्यादा स्ट्रांगली हैंडल करता है। यस सृष्टि? मैम आरबीआई गवर्नमेंट के अंदर ही काम करता है, गवर्नमेंट ने ओन कर रखा है, तो उससे अगर गवर्नमेंट को लोन लेना हुआ तो फिर वो आरबीआई को इंटरेस्ट क्यों पे करेगी मैम? वो खुद से ही एक तरह से ही लोन ले रही है मैम। वो तो आरबीआई को पे क्यों करेगी? वो खुद से ही लोन ले रही है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा एक बात बताओ, एक घर के अंदर दो भाई होते हैं, एक घर रहिए हमारे पास। गरिमा जिंदल आप फोन कर रहे हो क्या? No, ma'am. एक घर है, एक घर के अंदर दो भाई हैं, ठीक है, ए और बी नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पापा है ना हमारे, ठीक है, अगर हम इनसे भी पैसा लेते हैं, सपोज आप अपना अपने पैरों पर स्टैंड हो चुके हो, क्या आपको इनको रिपे नहीं करना पड़ता? चलो पापा तो नहीं मांगते हमसे, दोनों भाई भाई हैं आपस में, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। अगर ए ने बी से कभी पैसा लोन लिया तो क्या बी ए से पैसा मांगेगा? नहीं। ये हो सकता है कि कुछ उसने इंटरेस्ट फ्री दे दिया हो या फिर मार्केट से कम इंटरेस्ट पे दे दिया हो, लेकिन क्या भाई भाई आपस में पैसा रिपे करते हैं? Yes, ma'am. करते हैं या नहीं करते? और करना चाहिए। यस मैम, करते हैं रिपे। करते हैं और करना भी चाहिए। इसी तरह से अगर हमारे पास काफी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, काफी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, मतलब क्या, मान लो कि ये हमारे पास एक गवर्नमेंट है, ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट कौन है? हमारे पास आरबीआई है। ऐसे ही हमारे पास एक है ये गवर्नमेंट। अब इस गवर्नमेंट के पास भी है ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का है, नेशनल हेल्थ का है, एजुकेशन का है, काफी सारी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। अभी हर एक मिनिस्ट्री के अंदर ना उनका कोटा होता है, जितनी भी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लगा लो आप, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ
इंटरनेशनल अफेयर्स है अगर आपका, और अगर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, काफी सारी मिनिस्ट्रीज हो गई। अब हर एक मिनिस्ट्री के पास ना अपना खुद का एक फंड होता है। ये जो आपका आरबीआई आता है ना, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, इसके अंडर आ गया ये आरबीआई, ठीक है। अब जब इससे गवर्नमेंट जो है हमारी लोन ले रही है किससे, आरबीआई से, तो पैसा कहाँ से जाएगा? अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जाएगा। इसका कोटा कम नहीं हो जाएगा? अगर इसका कोटा कम होगा, ये बाद में इससे पैसे रिपे ना ले, तो इसका पैसा तो हमेशा डाउन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो और मिनिस्ट्री से इसका पैसा कम नहीं हो जाएगा? आप देखो, जब पॉलिटिक लेवल पे अगर हम जाते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट का पास अपना अपना पैसा होता है, वो किससे शेयर नहीं करता। क्या कभी आपने देखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फंडिंग देती है फ्री ऑफ कॉस्ट और बाद में मांगती भी नहीं है? कलेश हो जाते हैं, कत्लेआम हो जाएंगे वहां पे अगर ऐसा होगा तो। अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, हर मिनिस्ट्रीज के अपने अपने काम है। अगर इनके पास पैसा नहीं बचेगा तो ये अपने बाकी काम कैसे पूरे करेगा? यानी कि आरबीआई को तो इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए रखा गया है, ये पैसा देता रहेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने भी क्या पैसा खा लिया? गवर्नमेंट तो हर 5 साल में बदल जाएगी, मिनिस्ट्री के काम तो उतने के उतने हैं ना। अगर मिनिस्ट्री ने अपना काम सही से नहीं किया, एक मिनिस्ट्री ने अपना काम सही से नहीं किया और इकोनॉमी जब गड़बड़ हुई, तो किसके ऊपर ब्लेम आएगा? इन लोगों के ऊपर आएगा, इसका जो गवर्नर है उसके ऊपर ब्लेम आएगा। तो कहीं ना कहीं ये कलंकित नहीं हो जाएगी? इसका नाम खराब होगा आरबीआई का। अगर इसका नाम खराब होगा तो बाद में गवर्नमेंट जो है इसका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही चेंज कर देगी। इसीलिए सभी को ना अपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जब तक अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे सब कुछ सही है, विदाउट रूल्स चलोगे तो आपका क्या होगा, सारी की सारी चीजें हटती जाती हैं धीरे धीरे। और आरबीआई के पास भी मतलब ये पावर है कि वो चाहे तो पैसा दे सकता है, लेकिन वापस नहीं लेगा तो अपने खुद के काम कैसे करेगा? खुद के कामों के लिए किससे पैसा मांगेगा? गवर्नमेंट तो मना कर देगी, कहेगी मैंने तो तुम्हें कोटा दिया था बजट के अंदर, अब तुम जानो, तुम्हारा जाने काम, तुम एफिशिएंट नहीं हो। ये सीधा सा ब्लेम डाल देगी। क्लियर सृष्टि? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये तो रीपेमेंट की बात है, इंटरेस्ट क्यों देगी? कौन क्या देगी? रीपेमेंट तो करेगी। हाँ, रीपेमेंट तो करेगी। सृष्टि का क्वेश्चन ये था कि अगर गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा लेती है, तो आरबीआई है तो गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को आरबीआई को पैसा देने की क्या जरूरत है वापस? यानी कि आरबीआई से मैम ये इंटरेस्ट ही पूछ रही थी। इंटरेस्ट? यस मैम, इंटरेस्ट पूछ भी। रही थी मैम। इंटरेस्ट फ्री भी हो सकता है और इंटरेस्ट चार्ज भी कर सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आरबीआई के पास कहीं प्रोहिबिशन नहीं है कि वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता। इंटरेस्ट बिल्कुल चार्ज करता है। बैंकिंग बिजनेस ही किस चीज का है? बैंकिंग बिजनेस इसका है कि पैसा लोगे या पैसा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक बेसिक सी चीज है, इंटरेस्ट मिलेगा। इनको अपना सारा काम करने के लिए इंटरेस्ट ही तो मिलता है। इनको रिवेन्यू सिर्फ इंटरेस्ट से ही तो होता है, और कहाँ से रिवेन्यू होता है इनको? अगर ये मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बेचते हैं तो वहां पर भी इंटरेस्ट फैक्टर काम करता है। उस इंटरेस्ट फैक्टर के टाइम पर ही ये खेलते हैं, उसी की चीजों पर ही ये मतलब अपना पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं। अदर इनकम तो आती नहीं। अगर ऐसे इनको यहाँ से इंटरेस्ट फ्री लोन मिलने लगा तो सारा का सारा लोन आरबीआई से ही लेगा। आरबीआई से लेगा तो इस बेचारे की इनकम कहाँ से होगी? इनकम का भी तो सोर्स चाहिए ना उसे, तो बिना इनकम काम ही नहीं हो सकता। क्लियर? क्लियर? यस बताओ। मैम अर्पित, आपने हैंड रेज किया था, आपको कोई क्वेश्चन है? आरबीआई एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर स्टैट्यूटरी कमीशन है जो लाइक एक अपने RBI जो है आप ओन करता है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर आएगा, जस्ट बिकॉज आरबीआई जो आरबीआई एक्ट है वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट ने ऑन कर दिया। आप इसको ये बोल सकते हो कि गवर्नमेंट कंपनी है तो स्टैट्यूटरी। जो भी कंपनी किसी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है, अगर आप हमारी रिलायंस भी लगाओगे ना तो रिलायंस भी क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। रिलायंस भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्यों? बाय स्टैच्यू बनी है। स्टैट्यूटरी बॉडी में अंदर एक चीज कॉमन होती है, ऐसी बॉडी जो बाय स्टैच्यू बनी। स्टैट्यूटरी का मतलब यही होता है बाय स्टैच्यू इनकॉर्पोरेशन। तो जिस चीज का इनकॉर्पोरेशन बाय लॉ होता है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। आरबीआई का इनकॉर्पोरेशन भी किसके अंडर हुआ था? आरबीआई एक्ट के अंदर हुआ था। इट्स एन गवर्नमेंट कंपनी, होली ऑन गवर्नमेंट कंपनी है ये, गवर्नमेंट के पास ही है इसकी 100% शेयर होल्डिंग। तो आरबीआई जो है आपका गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्म में जाना चाहिए। यस वैभव? कल आपने जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बताया था, वो रिपीट करना मैम। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं हमारे जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में। जीरो कूपन बॉन्ड, इसके अंदर एक तो है आपका बॉन्ड। बॉन्ड मतलब कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी
यानी कि ऐसी सिक्योरिटीज जिसको आप ऐसे सर्टिफिकेट बेचते हो और उसके बदले आपको पैसा मिलता है, उसको बोला जाएगा अपना बॉन्ड। बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोन ले सकते हैं, पब्लिक से लोन ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट कई बार क्या होता है अपनी जीरो बॉन्ड सिक्योरिटीज को टी बिल भी बोलते हैं बेसिकली हम, तो वो टी बिल का वैसे फुल फॉर्म क्या है वैभव? वैभव टी बिल का फुल फॉर्म क्या है? कल कनेक्शन कट हो गया था मैम इस टाइम जब पूछ रहा था मैम। चलो कोई बात नहीं। तो क्या हुआ था, हमारा जो जीरो कूपन बॉन्ड है वो सिक्योरिटी इशू करते हैं। जब सिक्योरिटी इशू की जाती है ना, तो मान लो फॉर एग्जांपल हमने 1000 रुपए वाली सिक्योरिटी इशू कर दी, ठीक है, 1000 रुपए की सिक्योरिटी इशू किया। अब इसमें ना दो केस बनते हैं हमारे पास। जब रीपेमेंट करने का टाइम आएगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, क्या मिलेगा आपको? एक तो बोलता है मैं इसमें इंटरेस्ट जोड़ के आपको दे दूंगा 1100 रुपए, यानी कि 1000 के 1100 रुपए हो गए। एक बोलता है मैं आपको 1000 रुपए ही दूंगा मैच्योरिटी के टाइम पे, लेकिन आज करंट डेट पे आप 1000 रुपए की बजाय मुझे 900 रुपए दे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 900 रुपए उसने लिया और लास्ट में जो बॉन्ड की वैल्यू थी एक्चुअल 1000 रुपए, तो वो आपको 1000 रुपए पे ही रखी। यानी कि एक्चुअली कैसी ट्रांजेक्शन हुई, जब इशू किया तो इसने इसके टाइम पे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, लेकिन मैच्योरिटी किस में हुई? फुल में हो गई। तो जब मैच्योरिटी फुल में हुई तो इसने क्या बोला, मैं ड्यूरिंग द टेन्योर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा। यानी कि इसने 1000 रुपए पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया। जो सिक्योरिटी इशू करने के टाइम पे 1000 की थी, वो बाद में भी कितने की है? 1000 रुपए की है। तो हमें क्या नहीं मिला? हम लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला। जिस चीज पर इंटरेस्ट नहीं मिलता उसे बोला जाता है जीरो कूपन लोन, यानी कि ऐसा लोन जिसपे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपको क्या फायदा हुआ? डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं मिला, पर इनडायरेक्टली तो इंटरेस्ट जैसी बात हो गई ना हमारे लिए। पहले तो डिस्काउंट पे इशू कर दिया हमें, यानी कि जब हमने परचेज किए बॉन्ड तो हमें पैसा कम देना पड़ा, लेकिन जब हम बॉन्ड को वापस करेंगे और अपना पैसा वापस लेंगे, यानी कि गवर्नमेंट अपना बॉन्ड जब रीपरचेज करेगी पब्लिक से, तो वो कितना रुपया देगी? वो 1000 रुपया देगी। तो 1000 माइनस 900, जो ये 100 रुपया है, अल्टीमेटली तो हम लोगों को बोल दो या तो हमारा बेनिफिट हो गया, इंटरेस्ट बोल दे, कुछ भी बोल दो। गवर्नमेंट की नजर में ये 100 रुपया इंटरेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट की नजर में ये 100 रुपया आपका बेनिफिट है, वो जो टाइम वैल्यू आपने इनकॉर्पोरेट किया। फॉर एग्जाम्पल ये जीरो बॉन्ड इसने आज इशू किया, आज का डेट है हमारे पास 16 जून 2021। इसकी मैच्योरिटी डेट इसने डाल दी 15 जून 2022। तो जब 15 जून को हमारे पास पैसा मिलेगा तो उस पैसे के लिए हमने 1 साल वेट किया, 1 साल के बदले हमें 100 रुपए बढ़ के मिले। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है आपका जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड में आपका टी बिल भी शामिल है। टी बिल का फुल फॉर्म होता है आपका ट्रेजरी बिल्स। जनरली ये भी शॉर्ट टर्म लोन को फुलफिल करने के लिए लिया जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड आपके शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी, लेकिन टी बिल हमेशा आपका शॉर्ट टर्म ही होगा। टी बिल भी डिस्काउंट पे इशू होता है और बाद में ये फुल अमाउंट में मैच्योर किया जाता है। टी बिल का फुल फॉर्म है ट्रेजरी बिल, इशूड फॉर लेस देन अ ईयर, यानी कि फॉर लेस देन 365 डेज। 365 डेज से ज्यादा का टेन्योर इसका नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए ही यूज होगा। क्लियर? यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास ये था कि हम लोगों को क्या जानना था? हम लोगों को जानना था गिल्ट एज सिक्योरिटीज के बारे में, राइट? किसका था ये क्वेश्चन? यस मैम। मैम मेरा था कनिष्का। हमारे पास कनिष्का कनिका दो हैं या सिर्फ कनिष्का ही है? कंफ्यूज मैम दोनों है। कनिका है हमारे पास? यस मैम। अभी कंफ्यूज होती हूँ मैं कनिका और कनिष्का। जनरली मैं कनिष्का को भी कनिका बोलती हूँ। यस। गिल्ट एज सिक्योरिटीज, यानी कि ऐसी सिक्योरिटीज जो कि कैसी हैं? रिस्क फ्री। गिल्ट एज का मतलब कुछ नहीं होता, ऑफ हाई सिक्योरिटी या फिर ऐसी जिसपे रिस्क कम हो, यही मतलब होता है इसका गिल्ट एज का। मतलब जिन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के बाद आप डूब ना जाओ, जो आपको डुबाएंगी नहीं, वही सिक्योरिटीज होती है हमारी गिल्ट एज सिक्योरिटी। और इतनी सेफ सिक्योरिटी सिर्फ हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही हो सकती हैं। जो गिल्ट एज सिक्योरिटीज होती है वो हमारी सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं, जो कि क्या है? रिस्क फ्री है। अगर ये रिस्क फ्री हैं तो लोग इसको ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कौन है? इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास है आरबीआई।
अब यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट को इशू करना है क्या, टी बिल या कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको इशू करनी है, पब्लिक को इशू करनी है। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट को जब पब्लिक को इशू करेगी ये सिक्योरिटीज, तो उसके लिए ना आरबीआई मार्केट चैनलाइज करेगा, आरबीआई इसको पब्लिश करता है, आरबीआई इसके लिए नोटिफिकेशंस निकालता है। तो आरबीआई की नोटिफिकेशंस पे पब्लिक या फिर बैंक्स भी कई बार परचेज कर लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। बैंक्स को भी कुछ ना कुछ एसेट्स परचेज करने के लिए रखना होता है अपने पास। यस कनिष्का? मैम ये जो सिक्योरिटीज रेगुलेट होती है ये कैपिटल मार्केट के थ्रू होती है या मनी मार्केट के थ्रू होती है? कैपिटल मार्केट के थ्रू होंगी ये सिक्योरिटीज भी, लेकिन होंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपकी। और मैम ये शेयर्स की तरह ही वैसे ही जैसे शेयर्स रेगुलेट होते हैं ये भी वैसे ही रेगुलेट होती है? ये डिपेंड करता है कि आपकी गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज है वो इजीली ट्रांसफरेबल है, जनरली हो जाती है, इजीली ट्रांसफरेबल हो जाती है, इनको आप एनफोर्स कर सकते हो। बट अगर बियरेबल डॉक्यूमेंट होगा, मतलब आपका स्पेसिफाइड नाम लिखा होगा, तो आपको कंप्लीटली उसको ट्रांसफर कराना पड़ेगा थ्रू द गवर्नमेंट, अदरवाइज फिर इजीली हो जाएगा। मतलब अगर ये दो तरह की सिक्योरिटीज होते हैं हमारे पास, एक ऐसा जिसमें आपका नाम लिख दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया, ये कनिष्का के नाम का है और फ्यूचर में आके सिर्फ कनिष्का ही मुझसे पैसे ले सकती है इस नाम पे, तो ये क्या हो गया आपका बियरेबल इंस्ट्रूमेंट। बियरेबल इंस्ट्रूमेंट को आपको मतलब ट्रांसफर करवाना पड़ता है थ्रू प्रॉपर गवर्नमेंट मोड, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट में आप जिसको भी ट्रांसफर करना चाहते हो उस बंदे का नाम आएगा। फॉर एग्जांपल आप चिंटू को ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आपको पहले गवर्नमेंट के पास जाके बोलना पड़ेगा कि मैं ये अपना इंस्ट्रूमेंट चिंटू के नाम पर एंडोर्स करवाना चाहती हूँ या ट्रांसफर कराना चाहती हूँ, तो गवर्नमेंट इसको नोट कर लेती है कि अब मुझे पैसे कनिष्का को नहीं देने, अब मुझे पैसे किसको देने हैं, चिंटू को देने हैं। एक क्या होता है, सिर्फ बियरेबल डॉक्यूमेंट होता है कि जैसे गवर्नमेंट लिख दिया आई हैव ऑब्लिगेशन टू पे रुपीज जितना भी है टू द बियरर। बियरर मतलब जो भी ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास लेकर आया, मैं उसे 1000 रुपए 100 रुपए या जितना भी इसका इंस्ट्रूमेंट का अमाउंट होगा वो दे दूंगा। तो उस केस में क्या होगा, चाहे ये कनिष्का किसी को भी बेचे, चिंटू को बेचे, सृष्टि को बेचे, किसको भी बेचे, तो ये उन लोगों का डॉक्यूमेंट हो जाएगा और वो कभी भी जाकर इसको पैसे क्लेम कर सकते हैं, रीपे ले सकते हैं उससे। यस सृष्टि? मैम ट्रेजरी बिल तो मनी मार्केट के अंदर आते हैं। यस मैम। ट्रेजरी मैम बिल तो मनी मार्केट, ये एग्जैक्ट सिक्योरिटीज होगी तो ये शेयर्स की तरह कैपिटल मार्केट में कैसे रेगुलेट हो सकती है? सिक्योरिटीज तो आपके कैपिटल मार्केट के अंदर ही होती है ना बच्चे, सारी की सारी सिक्योरिटीज। बट ट्रेजरी बिल तो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। मैं सिर्फ ट्रेजरी बिल की बात नहीं कर रही ना, यहाँ पर मैं आपके लिए पूरी जो बात कर रही हूँ गिल्ट एज सिक्योरिटीज के लिए बात कर रही हूँ। इसके अंदर सिर्फ टी बिल नहीं होता, गवर्नमेंट की बड़ी सारी सिक्योरिटीज होती हैं जो इसके अंदर रेगुलेट कर सकती है। गवर्नमेंट के खुद के भी तो शेयर्स हो सकते हैं इसके अंदर, गवर्नमेंट की कई सारी सिक्योरिटीज हो सकती हैं जो इसके अंदर डील करते हैं, सिर्फ टी बिल नहीं और भी सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट किसी भी नाम से सिक्योरिटीज निकाले वो भी गिल्ट एज सिक्योरिटीज के अंदर ही आएंगी। तभी टी बिल का कॉन्सेप्ट अलग था और गिल्ट एज का अलग। मैम जो ये गिल्ट एज सिक्योरिटीज होती है ये लॉन्ग टर्म होती है या शॉर्ट टर्म या दोनों? ये दोनों हो सकती हैं, ये दोनों हो सकती है, इनका कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि शॉर्ट टर्म ही होंगी या लॉन्ग टर्म होंगी, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। बस इसका एक ही क्राइटेरिया होता है कि ये रिस्क फ्री रहेंगी, मतलब इसमें कोई रिस्क नहीं होगा किसी भी चीज का। क्लियर? यस। चलें आगे? यस मैम। चलो जी, तो हम लोग बैंकर्स टू द गवर्नमेंट तक पढ़ रहे थे, यहाँ तक अब कोई इशू है इस पॉइंट तक? नो मैम। नेक्स्ट है हमारे पास बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक मतलब नॉर्मल बैंक का बैंक, ये हमारे पास आरबीआई है, ये हमारे पास अदर बैंक्स है, अदर कमर्शियल बैंक्स है। अब ये अदर बैंकों का भी बैंक है, यानी कि बैंकों का बैंक क्या होता है, जैसे होता है ना कि सबसे ऊपर इसका कंट्रोल रहता है, तो यानी कि नॉर्मल बैंक को आप लगा लो कि वो बच्चे हैं और जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है हमारे पास पापा है, यानी कि कमर्शियल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक के बच्चे हैं। अब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक की जरूरतों का ध्यान भी रखता है, उनको रेगुलेट भी करता है, समय समय पर फटकार भी लगाता है। जरूरतों का ध्यान कैसे रखता है, अगर उन्हें पैसे की जरूरत है तो उन्हें लोन दे देगा, अगर उनके पास ज्यादा पैसा दिखता है तो उनसे पैसा खींच लेगा। आपके घर में भी फादर लोग ऐसे ही करते हैं ना, अगर आपको ये लगता है कि फ्रीडम ज्यादा दे दी जा रही है तो आपके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसा उन्हें लगता है कि बच्चों के ऊपर ना ज्यादा बर्डन हो रहा है तो थोड़ा सा वो घर में आपको फ्रीडम दे देते हैं,
बच्चे बिगड़ रहे हैं तो डांट फटकार लगाते हैं, बच्चों को थोड़ा सा खोलने की जरूरत है, यानी कि बच्चे ताकि इंटरेक्ट करे पेरेंट्स के साथ, तो उन लोगों से थोड़ा सा प्यार से बिहेव करते हैं। तो इन शॉर्ट क्या करते हैं, वो आपको रेगुलेट करते हैं, आपके टाइम टू टाइम आपकी चीजों का ध्यान रखते हैं, आपको तरह तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ये काम कौन करता है आपके लिए? आपके पापा करते हैं। वैसे ही कॉमर्शियल बैंक्स के लिए ये काम कौन करेगा? कॉमर्शियल बैंक के पापा, जिनको क्या बोला जाता है? सेंट्रल बैंक। तो पहला काम तो क्या है, ये सुपरवाइज करेंगे। आपके घर में पेरेंट्स करते हैं आपको सुपरवाइज? यस मैम। यस मैम। पेरेंट्स जिस तरह से हमें सुपरवाइज करते हैं उसी तरह से हमें बाकी लोग सेंट्रल बैंक जो है हमारे कॉमर्शियल बैंक को भी सुपरवाइज करते हैं। अब सेंट्रल बैंक जो हमारा बना होता है वो बना होता है आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट सेंट्रल बैंक को तो बनाया ही बनाया, यानी कि आरबीआई तो उसके अंदर बना ही बना, प्लस ये और बैंक्स के लिए भी उसके अंदर रूल्स डालता है। यानी कि मेन लो हो गया हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, उसके बाद कुछ आई रेगुलेशंस। टाइमली आरबीआई एक्ट जो है रेगुलेशंस निकालता रहता है, हमारा आरबीआई जो है रेगुलेशंस निकालता रहता है। ये जो रेगुलेशंस है ये भी बैंक्स के ऊपर लगती हैं। तो यानी कि जब आरबीआई इन्हें सुपरवाइज करेगा तो वो देखेगा आरबीआई एक्ट में जो कुछ लिखा हुआ है क्या कमर्शियल बैंक उसे फॉलो कर रहे हैं, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है क्या बैंकर्स जो हैं उसे फॉलो कर रहे हैं, यानी कि कमर्शियल बैंक उसे फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप लोगों के घर में आप लोगों के कुछ स्पेशल पर्सनल रूल्स होते हैं, हर एक फैमिली के अपने रूल्स होते हैं और उनके बच्चों को भी वो रूल फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे जो आरबीआई के रूल्स हैं वो तो इन्हें फॉलो करने ही करने हैं, जो इनके लिए स्पेशल बनाए हैं वो भी इन्हें फॉलो करने हैं, यानी बच्चों वाले रूल भी फॉलो करने हैं और पापा के ऊपर जो रूल्स लगते हैं वो इनके ऊपर भी लगेंगे। तो यानी कि आरबीआई एक्ट और आरबी रेगुलेशंस एक्ट के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं कमर्शियल बैंक उनका पालन कर रहे हैं या नहीं, ये चीजें कौन चेक करेगा? आपका आरबीआई चेक करेगा। तो आरबीआई बैंक को सुपरवाइज करता है अंडर कौन कौन सा एक्ट? फटाफट बोलो। आरबीआई एक्ट 1934 एंड द आरबी रेगुलेशन एक्ट 1949। तो क्या बोलता है कि ऑल द शेड्यूल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, इसको अभी छोड़ दो, ये जो सीआरआर एसएलआर वाली लिमिट है वो मैं इकट्ठा आपको करवाऊंगी। तो बस अभी के लिए इतना समझ लो कि बैंकर जो है वो क्या करता है, आरबीआई जो है क्या करता है, कमर्शियल बैंक को पूरी तरह से रेगुलेट करता है। और रेगुलेट करने के साथ साथ मतलब एक तो होता है कि सिर्फ चेक करना, अगर उसे लगता है कि सामने वाले बैंक में गड़बड़ चल रही है तो क्या करेगा? इंस्पेक्शन कर लेगा। जैसे आपसे क्वेश्चनिंग होती है ना, जब पेरेंट्स को आप पे डाउट होता है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है तो क्वेश्चंस की बौछार आती है पेरेंट्स की तरफ से, वैसे ही सेंट्रल बैंक आरबीआई की क्या कर सकता है? इंस्पेक्शन कर सकता है। इंस्पेक्शन करने के लिए वो कोई भी रिटर्न मंगवा सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। हर बैंक को टाइमली कुछ रिटर्न फाइल करना पड़ता है आरबीआई के पास कि मेरे पास इतना डिपॉजिट आया है, इतना लोन मैंने सामने वाले को दिया है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट में चार्ज कर रहा हूँ, इतना एफडी पड़ा है, इतना आरडी पड़ा है। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन कौन देगा? नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स देंगे। किसको देंगे? आरबीआई को देंगे। तो आरबीआई को जहां पर लगता है कि सामने वाला कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ छुपा रहा है, कभी मर्जी उठाकर उसकी इंस्पेक्शन कर देगा। जब इंस्पेक्शन करेगा तो जितनी चाहे इंफॉर्मेशन सामने वाले से दे सकता है और सामने वाले को देनी पड़ेगी, मना नहीं कर सकता वो। जहां पर मना किया वहां पर फंस गए, कुछ तो गड़बड़ है इसीलिए छुपा रहा है तो उसके ऊपर इंस्पेक्शन और कठोर हो जाएंगे। तो यानी कि आरबीआई दो काम कर सकता है बैंकर्स के लिए, क्या? सुपरवाइज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है और इंस्पेक्शन कर सकता है। क्लियर इसका? जितना करवाया उतना क्लियर? यस मैम। यस मैम। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वाला हमने कल किया था, ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। किसी को डाउट है? यस मैम, एक बार फिर से रिपीट कर दो। अनामिका आपकी वॉइस नहीं आ रही, पहुंच नहीं रही है मुझ तक। मैम एक बार रिपीट कर दो। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यस मैम। चलो जी, अब क्या होता है? अब सेंट्रल बैंक बनाया किसके लिए गया? इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले चीज तो पैसा चाहिए हाथ में, ठीक है जी। अब पैसा ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, पैसा कम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। वो तो हुआ हमारे इंडियन रुपीज की बात। अब हम बात करते हैं फॉरेन करेंसीज की, यानी कि अगर हम बिजनेस करते हैं फॉरेनर्स के साथ, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है, तो हम फॉरेन करेंसी में क्या करते हैं? डील करते हैं। जब हम फॉरेन करेंसी में डील करते हैं तो हमारे पास विदेशी मुद्रा आती है। अब हमारे जो आरबीआई साहब है, यानी कि जो हमारे पापा जी हैं, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे उन लोगों से जो कि विदेशी मुद्राएं लेके आए हैं कि तू क्या करेगा इसका? तेरे पास तो कोई काम नहीं है इसका, क्योंकि तुझे चलाने के लिए अपनी कंट्री में क्या चाहिए? अपनी कंट्री में चलाने के लिए तुझे पैसा चाहिए, इंडियन रुपीस चाहिए। तो फॉरेन करेंसी का तू तो कुछ कर नहीं सकता,
तेरे पास रही तो तू ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, बिना गवर्नमेंट को बताए शायद चोरी छुपे कोई चीज वहां से मंगवा ले, यानी कि कहीं ना कहीं तू गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। इसीलिए जितना भी फॉरेन करेंसी तू वहां से लेकर आया है मेरे पास जमा करा दे। अब क्वेश्चन उठता है कि आरबीआई ये अगर ईमानदार हुआ तो जमा करवाएगा ना। आरबीआई को कैसे पता चला कि मिस्टर ए के पास, फॉर एग्जांपल अजय है हमारे पास, अजय फॉरेन घूम के आया, यूएसए घूम के आया, तगड़ा बिजनेस करके आया वहां पे, ठीक है, काफी सारे डॉलर्स लेके आया। अब आरबीआई को कैसे पता चलेगा कि अजय के पास डॉलर्स हैं? तो आरबीआई को ऐसे पता चलेगा जब इसके बैंक अकाउंट में आएंगे, या ये जब आएगा तो पूरी तरह से इंस्पेक्शन होके आएगा। कस्टम ड्यूटी लगती है इनकी चीजों पर, जो सामान यहाँ से लेकर गया होगा वो बेचेगा, या फिर जो सामान बेचने वाला है वो भी प्रॉपर चैनल से एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट होगा तो कस्टम में पता चल जाएगा कि अजय के गोदाम से कितने का माल फॉरेन में जा रहा है। तो इससे हमें ये तो पता चल जाएगा कि अजय के पास क्या आने वाली है, फॉरेन करेंसी आने वाली है। जैसे ही इसके पास फॉरेन करेंसी आएगी आरबीआई बोलेगी इसे कन्वर्ट करवा ले। पैसा किसके पास होना चाहिए फॉरेन का? आरबीआई के पास। तो जहां जहां आरबीआई को दिखता है कि कहीं से फॉरेन का पैसा आ रहा है, आरबीआई कहेगी मुझे दे दे। अपने देश में तुझे फॉरेन करेंसी की जरूरत नहीं है, जब बाहर जाएगा एक्सचेंज करवा लियो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ लिखी हैं? फेमा में लिखी हैं। यानी कि इससे एक बात तो क्लियर है, क्या क्लियर है? कि हमारी कंट्री में किसी के पास भी फॉरेन का पैसा हुआ, यानी कि फॉरेन करेंसी हुई, तो उसको कौन ले लेगा? आरबीआई। आरबीआई रखेगा अपनी कस्टडी में। तो आरबीआई क्या है? कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रखने का मकसद क्या है आरबीआई के पास? क्यों चाहता है आरबीआई कि मेरे पास हमेशा फॉरेन का पैसा रहे? देखो जी, आरबीआई क्या करता है, हमारी इकोनॉमी कंट्रोल करता है। रुपीज की वैल्यू स्ट्रॉन्ग करने का कार्यभार भी इसके कंधों पर है। तो ये बोलेगा रुपये तो स्ट्रॉन्ग जब हो, जब मेरे पास फॉरेन करेंसी भी हो। तो लोग जब जमा ही नहीं कराएंगे मेरे पास, तो फिर मैं कैसे रुपए को स्ट्रॉन्ग करूंगा? कैसे पता करूंगा कि हमारे देश में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो कितना है, यानी कि कितने लोग हमारे देश से एक्सपोर्ट करवाते हैं। जितना पैसा हमारे पास आएगा उतना ही रुपया हमारा बढ़ता जाएगा, उतने ही रुपए की वैल्यू स्ट्रेंथन होगी। तो इस ट्रांजैक्शन को कवर अप करने के लिए एक प्रोविजन बनाया गया कि देश में जितना भी फॉरेन करेंसी आएगी किसके पास जमा करानी है? आरबीआई के पास जमा करानी है। तो जब भी फॉरेन करेंसी आएगी जमा करा दो आरबीआई के पास। तो आरबीआई इज द सोल पर्सन या फिर सोल कस्टोडियन हु कीप्स द फॉरेन एक्सचेंज विद इटसेल्फ। क्लियर? यस मैम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। यस मैम। हाँ जी मैम। मैम सेकंड पैरा की ये वाला आरबीआई हैज अथॉरिटी। यस मैम ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ऑन इट्स ओन अकाउंट एंड ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। चलो जी, अब यहाँ पर क्या बोलता है, जो हमारी आरबीआई है हैज अथॉरिटी टू एंटर इनटू एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ऑन इट्स ओन अकाउंट एंड ऑन द गवर्नमेंट। यानी कि जब आरबीआई क्या बोलता है कि गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन करेंसी, फॉरेन गवर्नमेंट से कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करना, अब उन्हें पेमेंट करना है, उन्हें पेमेंट रुपये पे तो कर नहीं सकते, हम उनकी ही करेंसी में पेमेंट करेंगे। तो जब हम उनकी करेंसी में पेमेंट करते हैं तो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन आरबीआई अपने अकाउंट में भी पेमेंट कर सकता है और आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर भी पेमेंट कर सकता है। यानी कि एज इन द नेम ऑफ आरबीआई भी पेमेंट किया जा सकता है, इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट भी पेमेंट किया जा सकता है। दोनों ही तरह से पेमेंट होता है। मेनली क्या होगा, आरबीआई जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, पेमेंट तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर ही करना है, पैसा तो गवर्नमेंट का ही कटेगा। तो चाहे गवर्नमेंट का नाम लेके करो चाहे आप आरबीआई का नाम लेके करो, दोनों ही तरह से पेमेंट किया जा सकता है। आरबीआई अपने नाम पर भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, आरबीआई को अपने नाम पर ट्रांजैक्शन करने से कोई मनाही नहीं है। ठीक है, आरबीआई को कहीं पर भी फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है तो आरबीआई अपने अकाउंट से भी कर सकता है। क्लियर? ओके मैम। ओके मैम। ओके जी, चलिए नेक्स्ट पे। चलो जी नेक्स्ट Yes, चलते हैं। ma'am. नेक्स्ट क्या बोलता है, कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट जो है, बस यही मेन बचा है आपके पूरे आरबीआई के कॉन्सेप्ट में। आपको ये बात पता है कि आरबीआई जो है पैसे के लेन देन को कंट्रोल करता है, कंप्लीटली कंट्रोल करता है। यानी कि आपके बिजनेस में जो चलेगा जैसे चलेगा उसको कंट्रोल करने का कंप्लीट राइट किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो आरबीआई ही सारी चीजें कंट्रोल करता है, राइट। तो आरबीआई ये चीजें जब कंट्रोल करेगा ना तो कैसे करेगा? तो आरबीआई के पास दो मेथड है, एक है क्वालिटेटिव मेथड और एक है क्वांटिटेटिव मेथड। पढ़ा था वैसे +1 +2 में इसके बारे में। Yes, Yes, ma'am. यस मैम। मेरे को से रिपीट हो गया था मैम।
जिन बच्चों के पास नहीं था वो नए सिरे से पढ़ेंगे, और जिनके पास था वो उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए अभी आप बस 10 मिनट दो मुझे। 10 मिनट में पहले जो अदर टॉपिक्स हैं यानी कि जो रिलेट नहीं करते इससे, वो कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास क्या है, प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शंस मतलब हर बंदे को अपने बिजनेस की क्या करनी पड़ती है, प्रमोशंस करनी पड़ती है। आरबीआई भी अपने बिजनेस की प्रमोशन करता है। कैसे कहता है, आरबीआई तरह टाइम पे लोगों को चेतावनी देता रहता है कि अपना पैसा जमा करा लो, इतना इंटरेस्ट देंगे, ये फैसिलिटीज है बैंक में पैसा जमा कराने से, एफडी में करवा लो, एफडी में जब आप पैसा जमा कराओगे तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, टैक्स कम भरना पड़ेगा, जितने की एफडी है उतने का आपको छूट दे दिया जाएगा टैक्स पे। टैक्स सेविंग स्कीम्स लेकर आता है। बेसिकली आरबीआई का मोटिव क्या रहता है, ये रहता है कि लोगों के हाथ से पैसा निकलकर इकोनॉमी में आ जाए किसी भी तरीके से। बैंक्स में आएगा तो इकोनॉमी में अपने आप सर्कुलेट कर जाता है। क्यों? क्योंकि आम जनता पैसा जमा किस पे करवाएगी, बैंक्स के पास जमा करवाएगी। बैंक्स कहाँ जमा करवाएंगे, आरबीआई के पास, या फिर बैंक्स क्या करेंगे, तो यानी कि ये है हमारी आम जनता। इन्होंने पैसा दिया किसको, बैंक्स को। अब बैंक्स क्या करेगा, या तो ये पैसा, इसमें से कुछ पैसा दे देगा आरबीआई को, बाकी क्या करेगा, हमारी पब्लिक जो है उसको, या फिर जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं यानी कि हमारी कंपनीज हैं, इनको लोन देने का काम करेगा। तो जैसे ही पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा, इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। यही काम चाहती है आरबीआई। तो टाइम टू टाइम क्या करती है, प्रमोशनल फंक्शंस करती है, यानी कि लोगों को समझाती है, लोगों को बढ़ावा देती है। अब गांव में नहीं था बैंक, गांव में अलग अलग स्कीमें लेकर आ गई। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक जब इसने बनाया, नाबार्ड बनाया, तो क्या बोला कि हम एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में काम करेंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे किसानों को, या फिर सस्ता लोन देंगे, बहुत ही सस्ता लोन। तो लोगों को प्रमोट करती है, आओ और हमारे बिजनेस में ऐड हो जाओ। तो इस तरह से क्या करती है, प्रमोशनल फंक्शंस भी अपना रेगुलेट करती है, प्रमोशनल फंक्शंस को भी लेकर आती है। ठीक है जी। ट्रेडिशनल फंक्शंस क्या होगा, ट्रेडिशनल फंक्शंस जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, यानी कि पैसा रखेगी अपने पास, एक्सचेंज रेट को डिसाइड करेगी कि एक्सचेंज रेट क्या होगा आपका, और उसके अलावा क्या फंक्शन होगा ट्रेडिशनल, क्या नहीं, बैंक रेट निकालने के अलावा, एक्सचेंज रेट निकालने के अलावा। उसके लिए ये होगा लोगों को एनकरेज करना अपनी बैंकिंग हैबिट्स बनाने के लिए। लोग पैसा घर में ना रखे, बैंक्स में रखे, बैंक्स में रखे हुए पैसे को सेफ फील करें। तो उसके लिए जरूरी है लोगों में बैंकिंग हैबिट्स को इन्वॉल्व करना। जैसे कि अभी लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव उठाया था, जब जीरो अकाउंट खुलवाए थे, यानी कि मोदी जी के उसके तहत जो अकाउंट्स खुले थे सारे, रूरल एरियाज में भी अकाउंट खुले, तो काफी सारे अकाउंट्स खुले थे। तो उसमें इस तरह की स्कीम देते हैं ताकि लोग अपने पैसे को बैंक में जमा करवाने की सोचें। तो जब इस तरह की जो पॉलिसीज निकलती हैं तो वो आरबीआई के प्रमोशनल फंक्शंस के अंदर इंक्लूड होती है। प्रमोशनल फंक्शंस के द्वारा वो काम करवाया जाता है, यानी कि बैंकिंग हैबिट्स अमंग पीपल, मोबिलाइजेशन सेविंग फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। It can take up the responsibility of extending the banking system territorially and functionally. बैंकिंग सिस्टम के अंदर बढ़ावा देना, यानी कि जितनी जितनी अपडेशन आप देखते रहते हो बैंकिंग सिस्टम में आता है। नेट बैंकिंग है, आप घर बैठे अपनी एफडी कर सकते हो, घर बैठे अपनी एफडी तुड़वा सकते हो। ये सारे क्या हैं, आपकी बैंकिंग सिस्टम के फंक्शनैलिटी को बढ़ावा देते हैं। तो जैसे ही किसी चीज में अपडेशन होता है, आप उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हो। तो बेसिक इसका काम यही है, लोगों को अट्रैक्ट करना बैंक्स की तरफ। बैंक्स जितना ज्यादा बेनिफिट देंगे उतना ज्यादा लोग बैंक की तरफ अट्रैक्ट होंगे। आज हमें अच्छा लगता है या नहीं लगता कि जो इतनी सारी फैसिलिटीज है हमारे पास, जीपे करते हैं, गूगल पे करते हैं, और ये तेज भीम जो ऐप है उससे मिनट में अपना पैसा ट्रांसफर हो जाता है। नेट बैंकिंग करते हुए कितना टाइम लगता है, पहले उसे बेनिफिशियरी ऐड करो, 2 घंटा वेट करो, उसके बाद आप ट्रांसफर कर सकते हो। जीपे में बस अभी ऐड किया और अभी पेमेंट डन। तो बड़ा ईजी हो जाता है हम लोगों के लिए। तो वो भी क्या है, बैंक में पैसा होगा तभी कर पाओगे। तो बैंकिंग हैबिट्स हमारी बढ़ गई। तो इस तरह की जो स्कीम्स निकालता है ये इसीलिए निकालता है ताकि लोग पैसा जमा करवाएं। क्लियर? फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर? चलो जी, सेकंड पैराग्राफ में क्या बोलते हैं, ये तो हो गया लोगों में बैंकिंग हैबिट्स। अब और प्रमोट क्या करता है, और प्रमोट करता है आपके स्पेसिफिक एरियाज को, यानी कि जो ट्रेड करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। जैसे कि हाउसिंग लोन आया था, जिसके नाम पर कोई भी घर नहीं है उसको सर्टेन अमाउंट का 3 से 5 लाख का फ्री ऑफ कॉस्ट लोन दिया था, यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था। वो भी क्या था इसका, प्रमोशनल फंक्शंस। वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट चाहता था। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप प्रमोशनल फंक्शंस कर सकते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर को ल्यूक्रेटिव लोन्स दे सकते हो जिससे